गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अब तक के लेक्चर में हमने जो देखा वो ये था कि कैसे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी हमने कवर करी, फिर उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें हमने टाइमलाइन देखी साइकोलॉजी की। उसमें हमने सबसे पहले एंशिएंट टाइम कवर किया, फिर मेडिवल टाइम कवर किया, फिर क्लासिकल, फिर मॉडर्न, और लास्ट में हमने साइकोफिजिकल स्केल के बारे में जाना कि वो क्या होती है, कैसे कैसे साइकोफिजिकल स्केल हमारा माइंड कितना स्लो है कि एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसको कम डेंसिटी या फिर कम अमाउंट में हमारा जो दिमाग है उसको कवर कर पाता है। तो चेंज अगर 10 हो रहा है तो उसको दिमाग 1 या 2 ही ले पा रहा है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी डिस्कस करे थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले वो है कि साइकोफिजिकल स्केल के आगे और फिर उसके बाद और जो हमारे टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या कवर किया उसको समराइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब तक जो अपन ने पढ़ा था वो ये था, सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में सारे टॉपिक्स देख लिए थे कि हमारे को ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हमने टाइमलाइन देख ली थी। टाइमलाइन के बाद हमने देखा था कि जैसे कैसे मेडिवल टाइम में अरब पीपल्स ने लैब्स का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया, फिर क्लासिकल पीरियड में जॉन लॉक आए, फिर डकार्ट आए, फिर उसके बाद विलियम वुंड ने स्ट्रक्चरलिज्म का पॉइंट हमें समझाया। उसके बाद हमने देखा कि कैसे साइकोफिजिस्ट डिफरेंट जैसे गुस्ताव वेबनर एंड फेकनर ने एक साइकोफिजिकल स्केल के जरिए बताया कि कैसे माइंड और बॉडी में कनेक्शन होता है। तो अब तक हमने मोटा मोटा ये समझा। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे विलियम जेम्स से। विलियम जेम्स कौन थे? विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म समझाया कि फंक्शनलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में पढ़े तो विलियम जेम्स ने समझाया कि फंक्शनलिज्म, और ये यूएसए के थे। क्या था कि यूएसए और जर्मनी में हमेशा से एक ना, जैसे जर्मनी कुछ चीज डिस्कवर करेगा तो यूएस का भी एक था कि हमें भी डिस्कवर करना है। और यूएस का एक बेसिक एक चीज थी कि जिस चीज का यूज हो आप वही चीज करो, जो यूजलेस है उस चीज के ऊपर ना तो वो चीज उनको चाहिए और ना ही वो उस पर इतना दिमाग लगाते थे। वैसे ही उनमें एक साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर करी एक चीज, वो थी फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म क्या होती है? इसमें इनने एक ही देखा कि जो कॉन्शियसनेस है, द कॉन्शियसनेस इज लाइक अ स्ट्रीम, इट चेंजेस, कि वो एक स्टैटिक पोर्शन नहीं है, वो कंटिन्यूसली फ्लो होते जा रहा है। समझ रहे? जैसे एक स्ट्रीम होती है, एक रिवर होती है, वो कंटिन्यूसली फ्लो होती जा रही है, फ्लो होती जा रही है। वैसे कॉन्शियसनेस एक स्टैटिक नहीं है, वो हमेशा आपकी चेंज होती रहेगी। अब इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक कोट है, नो मैन कैन स्टेप इनटू अ सेम वाटर ट्वाइस। मैं वापस बोलता हूं कि नो मैन कैन स्टेप इनटू अ सेम वाटर ट्वाइस। मतलब आप कभी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्विमिंग पूल में हैं और आपने एक जगह एक आप स्विमिंग कर रहे हो, तो क्या आप उसी पानी में, वो पानी तो आगे फ्लोट कर रहा है ना, आप पहले जहां पे स्विमिंग कर रहे थे वो पानी तो आगे बढ़ चुका है। अब जिसमें आप स्विमिंग कर रहे हो तो नया पानी है ना, या फिर नया पानी मैं बोलूं तो कि वो तो जो जिस पानी में आप कर रहे थे वो तो आगे बढ़ चुका है। वैसे ये है कि चेंज इज द ओनली कॉन्सेंट, चेंज इज ओनली कॉन्स्टेंट। और ये किसने बोली थी बात? ये बोली थी प्लेटो ने। तो इसमें हम एक बात देख सकते हैं कि जो चेंज है, द चेंज इज द फॉर्म एंड द कांस्टेंट इज द आइडिया। अब क्या बोली थी जब प्लेटो ने ये उस टाइम पे भी बात बोली थी कि द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, तो उस टाइम के जितने भी आसपास के फिलोसफर्स थे उन सब ने क्वेश्चन उठाया कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये बात तो बड़ी अजीब सी है। तो प्लेटो ने अपने घर पे बुलाया सबको, और जब घर पे बुलाया तो सबके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मग थे, कप थे, जिसमें चाय पीनी थी या कोई भी ड्रिंक एंजॉय करनी थी। तो प्लेटो ने ये बात बोली कि आज जितने भी यहाँ पे कप पड़े, ऐसा तो नहीं है कि जितने भी कप है और दुनिया में जितने भी कप है सबके फॉर्म सेम है, कोई ऊंचा है, कोई बड़ा है, किसी में गहराई ज्यादा है, किसी की मोटाई ज्यादा है, किसी के हैंडल अलग है, तो सबके फॉर्म्स अलग है, बट आइडिया तो कहीं ना कहीं सेम ही है ना कि हमें इसके अंदर ड्रिंक एंजॉय करनी है, किसी को चाय पीनी है, किसी को कुछ और पीना है। तो आइडिया सेम है, फॉर्म्स डिफरेंट होते जा रहे हैं। वैसे ही प्लेटो ने ये बात बताई। अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दूं आपको कि जैसे अब ये होता है कि पहले लोग पैर छूकर अपना दिन स्टार्ट करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना दिन स्टार्ट घर वालों के पैर छू के करता हूं। वही अगर मैं किसी और दूसरे घर में देखूं तो वहां पे वो शेक हैंड करके करता है, कोई हक से करता है, कोई ऐसे हाई फाई देके करता है। तो सबके फॉर्म्स ऑफ ग्रीटिंग अलग है, बट एक आइडिया तो सेम है ना कि रिस्पेक्ट है। तो वही बात।
अब इसमें क्या था, according to the William James, it was more important that how we put our consciousness to day problem. जैसे कि अब विलियम जेम्स के लिए ये था कि कॉन्शियसनेस का ये मतलब नहीं है कि वो स्टैटिक है, कि वो क्या है, वो ये था कि उसका यूज कैसे ले रहा हम डे टू डे में. इसमें था कि फंक्शंस ऑफ कॉन्शियसनेस. अब ये फंक्शन कैसे करती है कॉन्शियसनेस, इसके लिए हमने दो चीज करी. एक तो सबसे पहले थी लैब स्टडी और दूसरी थी फील्ड स्टडी. एक तो नॉर्मल जो लैब स्टडी जो हमने पहले भी पढ़ रखी है स्ट्रक्चरलिज्म में कि लैब में वो बिठा के पूछ रहे कर रहे हैं, और दूसरा फील्ड स्टडी. अब लैब स्टडी और फील्ड स्टडी से फायदा क्या हो रहा था, इसमें जो भी एक आर्टिफिशियल चीज थी ना, कि लोग क्या होता है आर्टिफिशियल हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे 1-on-1 कोई बात पूछूंगा लैब में, तो शायद आप वो जवाब अलग दोगे, और वही अगर मैं आपको फील्ड में उस चीज को मैं आपको अगर ऑब्जर्व करूंगा तो शायद आप अलग होगे. तो बहुत बार ऐसा होता है. मैं आपका एक छोटा सा एग्जांपल लूं. सो अगर मैं आपसे लैब में एक बात ये पूछूं, अ क्रो इज अ बर्ड, तो आप बोलोगे हाँ क्रो इज अ बर्ड. अब वही अगर मैं आपसे आप बार में हो या फिर आप कहीं भी हो और आप बहुत बिजी हो, तब मैं आपसे पूछूं क्रो इज अ बर्ड, आप तो बोल रहे अरे तू भग रहा है नहीं भग रहा है. तो समझ लो कि लोग लैब में आर्टिफिशियल है, बट वो अपनी रियल लाइफ में कैसे, दैट डिपेंड्स ऑन देयर बिहेवियर. तो ऐसा नहीं है कि वो जो लैब में वो बिल्कुल सही है और जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल वैसी सेम है जैसी लैब में दिखा रहे हैं. तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो ये चीज ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि कॉन्शियसनेस इज अ डिफरेंट. ठीक है. फिर जॉन डुई यूज फंक्शनलिज्म फॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी. इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने ये बात देखी कि जो करिकुलम है, करिकुलम शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द एज पैरामीटर. अगर मैं आज नर्सरी क्लास के बच्चे को मैं 10th क्लास की बात समझा दूं, या फिर मैं नर्सरी क्लास के बच्चे को 11th या 12th क्लास की बात समझा दूं, तो शायद उसके मेंटल कैलिबर के लिए वो चीज बहुत ऊपर है. तो curriculum should always be in accordance with the psychological power of respective student. तो इधर हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज किया, और ये जो टॉपिक है हम आगे भी बहुत पढ़ेंगे. अभी आगे जो जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा. एक ये सब ब्रांच भी है एजुकेशनल साइकोलॉजी. तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो ये पूरा ढंग से पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कैसे उनने एजुकेशन साइकोलॉजी के थ्रू करिकुलम डिस्कस किया, कैसे डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट सेट ऑफ टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज यूज होती है साइकोलॉजी में. तो वो सारी चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे. तो मोटा मोटी हमने ये फंक्शनलिज्म के बारे में एक आइडिया डिस्कस कर लिया. तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म. दोनों में क्या डिफरेंस थे. तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो था वो ये था कि कॉन्शियसनेस इज स्टैटिक हेयर, कॉन्शियसनेस इज स्टैटिक है, और फंक्शनलिज्म में ये डायनामिक थी. सबसे पहला पॉइंट तो ये था. सेकंड पॉइंट ये था कि इट वाज मॉलिक्यूलर इन अप्रोच. इट वाज मॉलिक्यूलर इन अप्रोच, जबकि जो फंक्शनलिज्म था इट वाज मोलार अप्रोच. मोलार अप्रोच क्या होता है, मोलार अप्रोच होता है होलिस्टिक. जो भी चीज होलिस्टिक होती है, मॉलिक्यूलर तो होता है सबके ब्रिक्स एंड मोटार करके छोटी छोटी चीजों में उसको बांट दिया, बट मोलार अप्रोच होता है कि जिसमें हम पूरा एक होलिस्टिक एक व्यू ले रहे हैं किसी चीज का. तो फंक्शनलिज्म में हम होलिस्टिक व्यू लेते थे. ये एक बेसिक डिफरेंस था. फिर थर्ड में था रिडक्शनिस्ट. ये एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच थी. रिडक्शनिस्ट अप्रोच थी, और ये जो थी एक थी होलिस्टिक अप्रोच थी ये. ठीक है. फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे ये एक थ्योरेटिकल थी और ये थी यूटिलिटेरियन. फिर उसके बाद ये कहता था कि इंट्रोस्पेक्शन करो आप अपने अंदर. और ये था ये था नॉन ऑब्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन.
नॉन ऑब्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन। अबे नॉन ऑब्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि आप जिस चीज के अनअवेयर हो, आपको खुद को नहीं पता वो क्या है, यू आर अनअवेयर। अगर मैं आपको फील्ड में आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो आप तो अनअवेयर हो ना कि मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो इसलिए फंक्शनलिज्म जो थी दैट वाज नॉन ऑब्ट्रूसिव ऑब्जर्वेशन, जबकि जो स्ट्रक्चरलिज्म थी वो थी इंट्रोस्पेक्शन। आप खुद ही अपने अंदर देखो, जैसे हमने पढ़ा भी था सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी, जिसके आप अंदर खुद ही अपने आप के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तो वो स्ट्रक्चरलिज्म का पार्ट था। तो मोटा मोटी अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म, साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड विच इज नॉट कॉन्स्टेंट, विच इज डायनेमिक। फंक्शनलिज्म के लिए जो माइंड है, जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज डायनेमिक, दैट ऑलवेज चेंज। तो मोटा मोटी ये था फंक्शनलिज्म में। अब हम पढ़ते हैं बिहेवियर रेवोल्यूशन। जब ये सब कुछ हो रहा था, जब एक बिहेवियर रेवोल्यूशन आया था बाय जेबी वॉटसन। अब जेबी वॉटसन में क्या हुआ था कि इनको कहना था कि मुझे साइकोलॉजी एज अ प्योर साइंस डेवलप करनी है। मुझे एक प्रॉपर, जैसे रूल्स होते हैं ना साइंस में कि सबके एक प्रॉपर प्रिंसिपल होते हैं, वैसे ही साइकोलॉजी में भी सबके एक प्रिंसिपल होने चाहिए। तो वो उस चीज में बिलीव करते थे। अब उसी चीज को, क्योंकि ऐसा एक मतलब आज जो मेरा बिहेवियर है, अगर मैं आपको आप ऑब्जर्व करना चाहूँ या मैं आपका बिहेवियर देखना चाहूँ, तो मैं सबका उनकी इजाजत के बिना नहीं ले सकता। दैट इज समथिंग विच इज एथिकली रॉन्ग। तो जेबी वॉटसन का क्या मानना था कि ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट लाइक एनिमल, कि जैसे एनिमल को हम डिफरेंट स्टिमुलस में डालेंगे तो उनके बिहेवियर्स जो होंगे दैट आर सेम जस्ट लाइक एन ह्यूमन बीइंग। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग आर जस्ट लाइक एनिमल्स। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दे आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ स्टिमुलेशन फ्रॉम एनवायरमेंट। इसका मतलब यह है कि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम बताओगे। तो मैंने आपसे पूछा, जब भी आपने नाम बताया ना अपना, समझ है, जैसे कुत्ता है, मैंने फतेह उठा लिया तो वो भागेगा ना उससे। तो मैंने कोई स्टिमुलस किया, जब भी तो उसने रिएक्ट करा। तो इसका मतलब ये कि दे आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ स्टिमुलेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। ह्यूमन बीइंग्स आर रिएक्टिव टू एनवायरमेंट स्टिमुलस। एनवायरमेंट में जो भी होता है उसको ह्यूमन रिएक्ट करता है। कल को मैं आपसे कुछ भी पूछूंगा, मैं आपको कुछ भी एक मैंने आपसे बहुत अनइजी पर्सनल क्वेश्चन पूछा तो यू विल बी इरिटेट। तो वो एक ऐसा है जो मैंने आपको इरिटेट करा है। Same, the manipulative determinants of behavior lies the person in his or environment. ठीक है, all behavior are followed by consequences which could be reinforcement or punishment. तो चौथा पॉइंट जो है वो उसमें ये कहना चाह रहा है कि all the manipulative determinants of behavior lies outside the person in his or environment. ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं आपका बिहेवियर कैसे चेक करना चाहता हूँ, समझ रहे। मैंने आपसे वही, मैं पिछले वाला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि मैंने कोई भी आपसे अनइजी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आप इरिटेट हो जाएंगे। तो ये आपके हाथ में नहीं था ना, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा जब आप इरिटेट हो गए। तो वो पॉइंट ये कह रहा है। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि ऑल बिहेवियर्स आर फॉलोड बाय कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच कुड बी रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। समझ रहे, आज आपको भूख लग रही है या फिर आपको कुछ आपने कुछ गलत किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब आपको भूख लग रही है तो आपको पता है आपको खाना है। वैसे आपको जब कुछ आप गलत कर रहे हो तो आपको पता है कि आज मैं गलत करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिल सकती है। इसलिए ऑल बिहेवियर्स आर फॉलोड बाय कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच कुड बी रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। फिर है रिस्पॉन्सेस गिवन बाय पर्सन गेट स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद स्टिमुलस एंड सिचुएशन। रिस्पॉन्सेस गिवन बाय अ पर्सन गेट स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद स्टिमुलस एंड सिचुएशन। जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि जैसे मुझे नींद आ रही है या वो मुझे थकान हो तो मुझे बेड पे जाना है, मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना है। तो ये सारी चीजें हैं कि जैसे जैसे S1 होता है स्टिमुलस, तो उसका रिएक्शन भी यही होता है। मुझे नींद आ रही है तो मुझे बेड पे जाना है, मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है। तो जेबी वॉटसन ये कहना चाहते थे कि साइकोलॉजी इज नोमैथेटिक। नोमोथेटिक मतलब कि लॉ सीकिंग, एक लॉ है और वो सबके लिए काम करता है। फिर जेबी वॉटसन का एक और था और उन्हें इंट्रोड्यूस करा था फियर। अब फियर का क्या होता है, फियर स्टैंड्स फॉर F फॉर फॉल्टी, E फॉर इवोल्यूशन, A फॉर अबाउट,
R for reality. तो जेबी वॉटसन का ये कहना था कि मैं किसी को भी लर्न और अनलर्न करा सकता हूं, मैं किसी को भी किसी चीज का डर भी दे सकता हूं, उससे उसको निडर भी बना सकता हूं, किसी भी चीज को मैं उनको लर्न भी करा सकता हूं, उस चीज को अनलर्न भी करा सकता हूं. इसका एक एग्जांपल है. तो एक फीमेल थी विच इज मैरी कवर जोन्स, और उनका एक सन थे लिटिल एल्बर्ट. अब लिटिल एल्बर्ट का उसका एक्चुअल नाम ये नहीं है. एक्चुअल में हम साइकोलॉजी में जब भी किसी पे स्टडी करते तो हम उनका नाम नहीं रिवील करते. दिस इज एथिकली रॉन्ग फॉर इन साइकोलॉजी. सो उसका ये नाम दिया गया लिटिल एल्बर्ट. अब इसमें क्या था कि पहले मतलब ही यूज्ड टू लाइक रैबिट अ लॉट, मतलब उनको उसको बहुत पसंद है रैबिट्स. बट इस स्टडी को जब कंडक्ट करा गया तो जब रैबिट जब भी उसके पास आता था तो एक बहुत नॉइज, एक स्केरी नॉइज करते थे. तो उसके दिमाग में ये हुआ था कि रैबिट से उसको इतना डर लगने लगा था कि जैसे भी उसके कोई पास में कोई व्हाइट चीज भी फरी व्हाइट चीज आती थी तो उसको डर लगना चालू हो जाता था. ठीक है, तो उसको पहले डर बनाया गया, फिर वापस उसको ये चीज अनलर्न करवाई. उसमें ये करा कि जब रैबिट्स को छोड़ा जाता था तो कोई स्केरी नॉइज नहीं बनाते थे, वो वापस से कंफर्टेबल हो गया उसके साथ, फिर वो वापस नॉर्मल हो गया हर वो व्हाइट फर चीज से. तो इसमें हमने क्या किया, पहले उसको लर्न कराया फिर अनलर्न कराया. तो एक ये था. तो इसका मतलब ये कि जो फियर होता है इट्स ऑल इन योर माइंड. समझ रहे कि जो फियर है इट्स ऑल इन योर माइंड. हमें डर लग रहा है क्योंकि हमारा वो डर जो दिमाग है वो हमें डरा रहा है उस चीज से. मैं बहुत छोटी सी बात बोलूंगा कि जो हमें अगर आज टाइगर के सामने खड़ा कर दे तो हमें बहुत डर लगेगा, बट दैट डर इज नॉट नेचुरल. वो आपका दिमाग आपको डरा रहा है. और एक बात एक फैक्ट है कि टाइगर के लिए सबसे लास्ट होता है ह्यूमन मीट खाना, क्योंकि ह्यूमन मीट वह मतलब सबसे ज्यादा बदबूदार होता है. और वो मैन ईटर भी तब बनता है जब वो बुढ़ा हो जाता है और उसके लिए डियर और जो भी एनिमल्स होते हैं उनको कैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो वन ऑफ द रीजन ये होता है कि इसलिए टाइगर अटैक भी नहीं करता जब हम सफारी में जाते हैं गाड़ी में, वरना उसके लिए तो कितना आसान है भाई, गाड़ी पे इतने सारे लोग हैं, किसी को भी मार के खा सकता है. तो मेजर रीजन जेबी वॉटसन का ये कहना था कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखोगे तो किसी को भी लर्न भी करा सकते हैं और अनलर्न भी करा सकते हैं. तो इट्स ऑल इन अ माइंड. वो कहते हैं ना इट्स ऑल इन अ माइंड. तो वो वाली बात है ये. फिर है अदर प्रोपोनेंट्स इन बिहेवियरिज्म. उसमें थे कि आइवन पेवलोव और स्किनर. इनने बहुत सारे चीजें बिहेवियरिज्म में बहुत सारी चीजें डिस्कवर करी थी. ये टॉपिक आगे हम बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं, तो अभी इस टॉपिक को कोई मतलब नहीं इधर डिस्कस करना. ठीक है, तो मोनोलॉजी इसको समराइज कर रहे हैं तो वो बात ये है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर. इट इज ऑल्सो नोन एज स्कूल ऑफ एनवायरमेंट और एनवायरमेंटलिज्म डिटर्मिनिज्म. कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म. ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर की कैसे कैसे बिहेवियर डिफरेंट होते जा रहा है डिफरेंट सिचुएशन में. समझ है, और कैसे कैसे एक ही प्रिंसिपल, जैसे साइंटिफिक होता है जिस चीज का एक फैक्ट होता है कि अगर मैंने इधर से इनपुट दिया तो इधर से आउटपुट निकलेगा, तो एक प्रिंसिपल है. तो एक प्रिंसिपल है कि ये नॉर्मल अगर मुझे भूख लगेगी तो मुझे खाना ही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडियन या फिर साउथ इंडियन में, कि नॉर्थ इंडियन यूजुअली क्योंकि हमारे आसपास का जो भी कल्चर होता है हमें रोटी खाना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है क्योंकि शुरुआत से रोटी खाई है. और वही साउथ इंडियन के लिए इडली खाना है या फिर डोसा खाना है, सब वॉट जो भी साउथ इंडियन डिशेज है उसके लिए वो ज्यादा नॉर्मल हो गया, कंफर्टेबल फूड होगा उसका, क्योंकि उसने शुरुआत से वही चीज खाई है. तो अगर एक नॉर्थ इंडियन भूखा होगा तो शायद उसके दिमाग में सबसे पहले बात रोटी का आएगा कि मुझे रोटी खानी है. और वही अगर साउथ इंडियन होगा और उसको भूख लग रही होगी तो वो कोई साउथ इंडियन डिश के बारे में सोचेगा, इडली सांभर डोसा जो भी है. तो एक ही फिक्स पैटर्न है, और ये फिक्स पैटर्न है और ये प्रिंसिपल है कि जब भी लोग कुछ करेंगे तो उनको ये चीज होगी, ये स्टिमुलस है तो ये उनका रिस्पॉन्स है. मुझे नींद आएगी तो मुझे बेड पे जाना है. समझ है, तो ये हर जगह पुट कर सकते हैं, हर सिचुएशन में, हर एक आदमी पे, हर एक औरत पे. अब हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रॉइड के बारे में. तो सिगमंड फ्रॉइड एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक. इंटरेस्ट इसके लिए क्योंकि जितने लोगों ने भी इसके बारे में सुना है वो शायद या तो बहुत अजीब सुना है या फिर बहुत ऐसा डिफरेंट सुना है जो इससे पहले जो हमारे नॉर्मल थॉट्स है वो ऐसा नहीं सोचते.
एक तो सिगमेंट फ्रूड नहीं बोलना हमें, या फ्रॉड नहीं बोलना, सिगमेंट फ्रॉइड। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अभी हम करेक्ट नहीं करेंगे तो इंटरव्यू में कल को गलती से फ्रॉड बोल दिया या फ्रूड बोल दिया तो वो थोड़ा सा इंप्रेशन गलत चल जाता है, वो बहुत मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इट्स सिगमेंट फ्रॉइड। मैं इधर ये प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूं कि कैसे हमारे को बोलना है। तो फ्रॉइड, फ्रॉइड, सिगमेंड फ्रॉइड। तो सिगमेंड फ्रॉइड क्या थे? सिगमेंड फ्रॉइड ने क्या किया था कि एक तो बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट थे और 70 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू ओरल कैंसर, और ये वियना में रहते थे। तो इनकी ड्रग एडिक्शन के कारण इनका माउथ कैंसर भी था इनका, जिसकी वजह से इनकी 70 की एज में डेथ हो गई थी। और ये अगर 20-30 साल भी और ज्यादा जी लेते तो साइकोलॉजी में लिटरली बहुत ऐसी इन्वेंशन हो जाती जो अभी भी हमें नहीं पता चली है, क्योंकि इनका दिमाग टाइम से बहुत आगे ही काम कर रहा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब 20 साल की उम्र में इनके पापा ने वापस से दूसरी शादी करी तो स्टेप मदर के लिए इनको एक सेक्सुअल अराउजल हुआ, एक पर्वर्ट आइडिया आया। तो ही वाज इंट्रोस्पेक्टिंग, ही वाज थिंकिंग कि यार मुझे ऐसे आइडियाज आ क्यों रहे, और उसके लिए दैट वाज द रीजन कि इनने साइकोलॉजिकली इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करी, जिसे हम पढ़ेंगे साइको एनालिटिकल स्कूल। ये एक सिगमंड फ्रॉइड का इनने ये इन्वेंट किया, इनने ये डिस्कवर करी, इनने कि स्टार्ट साइको एनालिटिकल स्कूल स्टार्ट किया, जिसमें इन्होंने बताया कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। तो ये 3 लेवल में होता है। सबसे पहली लेवल तो होती है कॉन्शियसनेस, जिसके बारे में हमें पता है, और ये 1/9 होती है पूरे पार्ट की। सिर्फ 1/9 ही हमें पता है हमारे दिमाग के बारे में, जिसमें हम कॉन्शियस है, हमें पता है। तो हम बहुत ज्यादा, जैसे बहुत ज्यादा गुरूर और बहुत ज्यादा घमंड होता है ना हमें कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे हाथों में, हम सोच के कर रहे हैं। नहीं, बहुत चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता जब भी हम कर देते हैं। तो कॉन्शियसनेस के बाद आता है सेकंड होता है सब कॉन्शियसनेस। इसके बारे में भी नहीं पता हमें। ये बहुत ज्यादा मतलब मैं आपसे पूछूं कि आपने कल क्या खाया था तो आप बहुत तुरंत आंसर नहीं दे पाओगे। कल आपने ब्रेकफास्ट में क्या किया था, कल आपने लंच क्या किया था, क्योंकि दैट इज इन योर सब कॉन्शियसनेस। बॉडी बहुत जल्दी उस चीज को रिप्रेस कर देती है। और फिर तीसरा है अनकॉन्शियस। इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। ये अनकॉन्शियसनेस दिमाग है, इसके बारे में आप कॉन्शियस हो ही नहीं, ये बहुत अलग चीज है। तो अनकॉन्शियसनेस एक ऐसा दिमाग है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो थॉट आएगा और एकदम से निकल जाएगा, समझ रहे? अब क्या है कि जो रिप्रेशन है, रिप्रेशन इज इम्यून सिस्टम टू अनकॉन्शियस माइंड। अगर आप नहीं बोलोगे ना कि आपने परसों या तरसों क्या खाया, तो आपके दिमाग में ओवरलोड ऑफ फ्लडेड डाटा हो जाएगा। तो होता है ना, प्रेशर कुकर की भी सीटी बजती जब तो प्रेशर बाहर जाता है, तो रिप्रेशन उसका काम करता है। जो भी अनवांटेड डाटा है वो सब नीचे चल जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में चल जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं, आप नहीं रिवीजन करोगे, नहीं वापस से नोट्स देखोगे अपने, तो आप भी भूल जाओगे। वो धीरे धीरे दिमाग उसको समझेगा कि अरे अरे ये तो एक ऐसा डाटा है जो फालतू है, या फिर उसका इतना यूज है नहीं डेली पर्पज में। वो अनकॉन्शियस में जाएगा, फिर आपको नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। और सच में जो चीज आपने एक बार पढ़ लिया उसको वापस से नए सिरे से पढ़ो तो बहुत बोरियत वाला काम हो जाता है। अभी तो आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया है। यही टॉपिक आप वापस पढ़ोगे ना, जब रिवीजन नहीं करोगे और वापस इस चीज को वापस पढ़ोगे तो बहुत बोरियत वाला काम हो जाता है, अंदर से मन ही नहीं करता वापस पढ़ने का। तो भाई रिवीजन हमें करते हुए चलना है, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करनी है। जो भी पढ़ा है उसके बाद खुद को भी टाइम देना है, खुद भी समझना है कि हाँ ये सारी हमने चीजें समझी है, और एक हर एक चीज को थॉट देना है कि आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा क्या, किस बारे में था। तो ये सारी बातें थी। तो सिगमंड फ्रॉइड का कहना यह था कि हमारा सिर्फ 1/9 है जो हम कॉन्शियसली सोचते हैं, बाकी सब सबकॉन्शियस है, और उसका आधा पोर्शन फिर अनकॉन्शियस है कि हम अनकॉन्शियसली है। तो ये सारी बात है। फिर है साइकोलॉजी। अब अगर सिगमंड फ्रॉइड के टर्म्स में हम डेफिनेशन देना चाहे तो हमने ये देखी, साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस माइंड।
अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि साइकोलॉजी एक सिस्टमिक स्टडी है ऑफ हमारे अनकॉन्शियस माइंड की, कि कैसे कैसे जो चीजें हमें नहीं पता वो हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये स्टिमुलस है तो यही रिस्पॉन्स होगा, नहीं, बहुत अलग हो सकता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, हमें नहीं पता, हम अनकॉन्शियसली वो चीज कर रहे हैं। और ये बात ना उस टाइम के फिलोसफर्स को भी बहुत अजीब लगी थी। उस टाइम के जब फिलोसफर सिगमंड फ्रॉइड के पास आए थे और उन्होंने बोला कि यार आप बहुत बड़े कोई साइकोलॉजिस्ट या बहुत बड़े कोई फिलोसफर थोड़ी हो कि आप ये बात कह दो, आप समझाओ हमें कि कैसे आप बात कर सकते हो कि सिर्फ 1/9 ही कॉन्शियसनेस है और बाकी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस है। तो उन्होंने बिठा के ये सिगमंड फ्रॉइड का बहुत मतलब इसके लिए बहुत नॉर्मल था, क्योंकि बहुत बार लोग इकट्ठे हो जाते थे तो घर में ना एकदम प्रॉपर ड्राइंग रूम में बैठ के सब लोग डिस्कस करते थे। तो सिगमंड फ्रॉइड ने एक आंसर दिया इन सब चीजों का, उसने एक स्टोरी सुनाई। तो एक बार की बात है, सिगमंड फ्रॉइड ने एक कहानी बताई कि मैं ड्राइव कर रहा था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो बारिश हो रही तो मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो फिर मैं पास के घर में चला गया। और वो पास का घर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था। तो मैं उस ड्राइंग रूम में अंदर गया, अंदर लाइटें नहीं थी। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो बहुत बड़ा एक ड्राइंग रूम था और उस ड्राइंग रूम से नियर बाय बहुत सारे रूम थे। अब वो रूम में बिल्कुल काला अंधेरा, तो मेरा मन नहीं कर रहा था अंदर जाने का, क्योंकि मुझे डर लग रहा था और मैं बाहर आ गया। तो सब भी सुन रहे थे कि हाँ हाँ कुछ ऐसा ऐसा है, कुछ वाह वाह, एक स्टोरी में सब इंटरमिंगल हुए थे। तब सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि अगर मैंने वो कमरों को डिस्कवर नहीं किया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उन कमरों में कुछ नहीं था। वो तो मेरी मतलब थी ना कि मैं अपने आप को नेक दिखाना चाहता था कि नहीं नहीं मुझे डर नहीं लगता, और मैंने नहीं डिस्कवर किया। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि उस कमरों में कुछ नहीं था। इट्स जस्ट दैट कि हमने डिस्कवर नहीं किया इसलिए हमें पता नहीं चला उसमें क्या है। वैसे ही क्योंकि हमने अनकॉन्शियस माइंड, हमें पता ही नहीं उस दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम कह ही नहीं सकते कि अनकॉन्शियसली हम जो भी चीज कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है नहीं है। समझ रहे? तो बहुत बार होता है कि हम अनकॉन्शियसली बहुत चीजें अजीब सोच रहे हैं। अनकॉन्शियसली हम बहुत, कभी कभार नहीं होता कि हम, और ये अधिकतर ऐसे होता है कि अनकॉन्शियस थॉट्स हमेशा आपके ड्रीम्स में आते हैं कि कुछ आप इतना अजीब सोच लेते हो कि सुबह उठते ऐसा लगता है कि यार ये क्या सोच लिया यार। समझ रहे? बहुत बार ऐसा हो रही है। आई एम 100% श्योर कि आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा, कुछ बहुत अजीब सा सोच लिया होगा, कुछ भी, तो वो आपका अनकॉन्शियस माइंड है। समझ रहे? और ये बात बिल्कुल सच है कि हम सब रावण है अंदर से। वो तो हम डिपिक्ट करते हैं राम जी बनने की, हमारे अंदर के थॉट्स तो बहुत रावण वाले हैं। और ये सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था कि जब भी कोई एक अट्रैक्टिव लड़की होती है, जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं और एक अट्रैक्टिव लड़की है, तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड होगा, उसमें ये दिमाग आएगी यार इसको मैं उठा लूं या फिर ये कर लूं या फिर वो कर लूं। बट आप नहीं करो, क्योंकि आपको पता है इसके रिपोर्केशन, इसके पनिशमेंट सोसाइटी में बहुत बड़े हैं। और ये वन ऑफ द रीजन है जो हमारी सोसाइटी में रेप होते हैं या मर्डर होते हैं। और ये मैं आप सबसे भी कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपको ये थॉट्स आए, यू शुड एनालाइज कि थॉट्स आ क्यों रहे, किस वजह से आ रहे हैं। और ये बहुत नेचुरल है, हमारे को ये पढ़ाया जाता नहीं, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे है कि इस पे कोई बात करना नहीं चाहता, वरना सबके अंदर एक रावण है। इट्स जस्ट दैट कि वो सबका पैरामीटर बहुत अलग, किसी के बहुत ज्यादा ऊपर होगा, किसी के बहुत कम है। तो हमें इन सब चीजों को कंट्रोल में रखना है, और कंट्रोल में तभी रख पाओगे जब आप इन सब चीजों पे ध्यान दे पाओगे। तो अनकॉन्शियसली माइंड बहुत चीजें ऐसी कहता है, बट हम वो करते नहीं है। तो वो एक रीजन है। तो सिगमंड फ्रॉइड वो बात कह रहा था। और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिटिकल स्कूल। बिहेवियरिज्म में कह रहा था कि ये स्टिमुलस होगा तो यही रिएक्शन होगा, मुझे भूख लग रही होगी तो मुझे खाना ही खाना है। समझ रहे? कि जैसे बहुत अच्छा एक ऑफर है तो मुझे वो ऑफर लेना ही लेना है। जरूरी थोड़ी है, आपके यूज का नहीं है तो नहीं लोगे, खत्म कहानी, सिंपल इज दैट। और एक बार क्या हुआ था कि ये सेम, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो गुरु नानक जी के सामने एक बार एक मौलाना आए थे, और मौलाना ने बोला कि आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि इस धरती पर भगवान है। तो गुरु नानक जी ने बोला कि आप एक काम करिए, एक दूध का ग्लास लाइए। तो मौलाना एक दूध का ग्लास लेकर आए। वो जब दूध का ग्लास लेकर आए तो गुरु नानक जी ने बोला कि आप अपनी उंगली लीजिए, इसको गोल 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 घुमाइए। तो मौलाना ने गोल 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 घुमाई, और थोड़ी देर बाद ही ऊपर से मक्खन आने लगा।
तो गुरु नानक जी ने बोला कि हमने जब डिस्कवर किया तभी पता चला ना कि इसके अंदर मक्खन है। डिस्कवर ही नहीं करते तो पता कैसे चलता कि इसके अंदर मक्खन है। तो ये वही बात है, अनकॉन्शियस माइंड, हमें नहीं पता अनकॉन्शियस माइंड में क्या है, पर जब तक हम डिस्कवर ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या चीज है और क्या नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिटिकल स्कूल। साइको एनालिटिकल स्कूल, इसलिए इसको साइको एनालिटिकल स्कूल होता है, हम एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे। तो ये सिगमंड फ्रॉइड कहना चाहते थे। फिर एक कॉग्निटिव स्कूल भी आया था, और कॉग्निटिव स्कूल में एक कॉन्सेप्ट था सॉरी, SORY। हमने जैसे SR पढ़ा था, स्टिमुलस रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या है, S स्टैंड्स फॉर ऑफ कोर्स स्टिमुलस, ठीक है। O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिज्म एंड R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो S स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस, हमने एक स्टिमुलस दिया। तो इसमें इनका ये कहना है कि स्टिमुलस जो है, जो कॉग्निटिव स्कूल में, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्टिमुलस हाँ ठीक है, वो इन्फ्लुएंस तो करता है, बट कैन नॉट रेगुलेट। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये चीज है कि ये माइंड एंड थिंक, बीच में हमारा दिमाग भी आता है। मैं अभी आपको समझाऊंगा ये सारे, मैं आपको बस इसका एब्रीवेट करते हुए बता रहा हूं कि क्या क्या है। और रिस्पॉन्स होता है जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब S स्टैंड फॉर स्टिमुलस। तो क्या होता है कि स्टिमुलस हमारे को इन्फ्लुएंस तो कर रहा है, बट जरूरी नहीं है ना कि वो हम चीज ले नहीं ले, हम उसको पहले दिमाग से सोचेंगे ना। आज मैं अगर आपको बोलूं, अगर आपको बनना डॉक्टर है और मैं आपको बोलूं कि आपको IAS ऑफिसर बनना है और मैं ये कोचिंग है, और जैसे आप IAS ऑफिसर बनोगे तो आपको 50% ऑफ दे देंगे, बट आपको बनना डॉक्टर है तो आप IAS ऑफिसर क्यों बनोगे? ऑफर बहुत अच्छा है, बट आप नहीं लोगे ना क्योंकि आपको बनना डॉक्टर है। वरना तो ऐसा होता है ना कि रीइंफोर्समेंट, अगर कोई आपको कुछ अच्छी चीज दे रहा है तो आप लोगे ही लोगे, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, समझ रहे। तो उसमें हमने बीच में क्या किया कि माइंड, हमने थिंकिंग करी, माइंड का यूज किया। तो इसमें बीच में एक ऑर्गेनिज्म भी है, ऐसा नहीं कि S और R, ये SOR है, ठीक है। Y इसलिए लगाया जिससे वो एक टर्म हो जाए सॉरी। तो वो ये कहना चाह रहा है, कल को आपके पास फोन आता है सिम वालों का या फिर वोडाफोन से फोन आता है कि सर ये ऑफर है। अब आपके पास वो जो पैसे है, आपको ये नहीं लेना, आपको उनकी टेक्स्ट बुक्स लेनी है। दैट होल डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। अभी आपके लिए वो क्या जरूरी है? वो ऑफर अच्छा था, बट वो ऑफर आपके मतलब का नहीं था ना, यू डोंट नीड इट। आपको उन पैसों की टेक्स्ट बुक लेनी है। तो वो ये पार्ट था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टिमुलस है और सिर्फ रिस्पॉन्स है। यू हैव टू थिंक कि ये जो चीजें क्या मेरे लिए जरूरी है कि क्या गलत है। तो ये कॉग्निटिव स्कूल ये बात कह रहा है। फिर इसके बाद आता है जेस्टाल्ट। इसको लिखते गेस्टाल्ट है बट बोलते हैं जेस्टाल्ट। तो जेस्टाल्ट ये जर्मन वर्ड है और इसका मतलब कि होल इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। समझ, ये कह रहा है कि होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये एक स्क्वायर बनाऊं, ठीक है, और ये मैं अगर इसमें ऐसे बनाऊं तो ये तो समझ नहीं आ रहा ना, जो मैंने अभी ये जो चीज बनाई है ये स्क्वायर है क्या? स्क्वायर तो जब मैंने इसको पूरा बनाया जब आया ना। तो यही कह रहा है कि होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। जब आप जिस चीज को पूरा एक पिक्चर में देखोगे तो आपको और चीजें समझ में आएगी रादर देन एक छोटी छोटी चीजें देखना, समझ रहे। और बहुत बार ही हमारी एक जो ह्यूमन, एक जब इंसानों में या फिर जब भी हमारी किसी से अनबन होती है तो हम उसकी बहुत स्पेसिफिक चीजें देखते हैं, ना कि उसको पूरी एक उसकी होल पर्सनैलिटी देखें। जब उसकी एक होल पर्सनैलिटी देखेंगे तो शायद हम चीजों को और ढंग से जज कर पाए, रादर देन वो स्पेसिफिक चीजें हम देखें, समझ रहे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जेस्टाल्ट का ये कहना था कि होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। तो मुझे लगता है ये जितना भी हमने कवर किया, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। अभी धीरे धीरे और अपना पेस पकड़ेंगे अपन। और आज अपन ने जितनी बात करी, आप प्लीज इस सबको रिवाइज करिए। और आज मैंने पैटर्न चेंज करा था, मुझे लगा कि हैंडराइटिंग आप लोगों को समझ नहीं आएगी क्योंकि मैं भी आईपैड पे लिख रहा हूँ, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इससे ज्यादा अच्छे से लिख नहीं पा रहा
एक नोटबुक में अच्छी राइटिंग आती है, इस पर राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, तो मैंने इस बार ये किया कि आधा पोर्शन मैं प्रिंटेड करूँ, बीच में जो जो मुझे समझाना हो वो मैं अपने स्टाइलस से फिर आपको समझाऊं। तो डू टेल मी कि क्या क्या आपके सजेशंस है, क्या क्या मैं और अच्छे से कर सकता हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मुझे आपको ढंग से समझाना है, क्योंकि जब मैं आपको समझाता हूँ तो मुझे चीजें बहुत ढंग से समझ में आती है। इसी नोट पे थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी, और ऐसे ही बस आप कनेक्टेड रहिए, और प्लीज मुझे बताइए कि और क्या हम अच्छा कर सकते हैं। कोई सजेशन हो तो आपका सजेशन दीजिए, और कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज डू टेल मी। थैंक यू सो मच।